सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? ओके, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी, आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर, मेरी टेस्ट सीरीज चालू ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई आपकी टेस्ट सीरीज? कोर्स के ऊपर डाला था ना आप? जिन्होंने कोर्स ले रखा है उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज का ऑप्शन हमने कोर्स के ऊपर डाला था, और कोर्स पे आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं आइडिया है। सर आ रही है, नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मतलब जिन्होंने भी सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर या कॉम्बो कोर्स ले रखा है उन सभी बच्चों के लिए हमने स्पेशली आपका जो कोर्स है वहीं उस टेस्ट को डाला है। और जो टेस्ट सीरीज के कोर्स हैं वो वहां जो बच्चे जिन्होंने उस टेस्ट सीरीज को परचेज किया है वहां पे वो कोर्स आएंगे। आपके जो टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, ठीक है, वो टेस्ट आपको आपके कोर्स के अंदर ही मिलेंगे। आपको कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज के कोर्स में जाके नहीं देखना। आपका जो कोर्स चल रहा है उसी में आपको स्पेशली देखना है, ठीक है। सभी को नमस्कार। टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी रखी है क्या? शायद आज तो मार्किंग नेगेटिव नहीं रखी होगी मेरे अकॉर्डिंग। आज आप लोगों का क्या स्कोर रहा मुझे आइडिया नहीं है, कैसा क्या स्कोर हुआ। लेकिन जो पेपर था वो बहुत अच्छे लेवल का बनाया गया था। उसमें कुछ चीजें समझने वाली थी जिनको आपको देखना था। मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा, तब चर्चा करूंगा उसके ऊपर, ठीक है। जिस तरह पेपर अच्छा था, पूरा पढ़ने पे भी गलत हो गई। हाँ, वो गलतियों से हमें सीखना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि पेपर के माध्यम से एक हमें आइडिया लगता है कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, ताकि वो गलतियां आप पहले ही जो मैं टेस्ट लूँ आपके यूनिट वाइज 6-7 टेस्ट जो भी होंगे उनमें आप गलतियां कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब जाएं तो वो आप कंप्लीटली गलतियां ना करें। उन गलतियों से सीखना है अपने को, ठीक है ना। तो स्पेशली आपको देखना है। ओके, शुरू करें आज की क्लास। जीन पियाजे लर्निंग टॉपिक में पढ़ा रहा था और जीन पियाजे को हमने शुरू कर दिया था। जीन पियाजे की शुरुआत कर दी थी कि नहीं कर दी थी? कर दी थी शायद। लास्ट पार्ट में हमने जीन पियाजे पढ़ लिया था। जीन पियाजे की जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिए थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास असतत होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर या गति वर्धन कह सकते हो। आरोही सीक्वेंस की बात अपन ने की, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास मात्रात्मक रूप से नहीं गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। और इसके अलावा मैंने बात की कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करता है। इसके अलावा हमने ये बात की कि बुद्धि एक अर्जित योग्यता है जिसमें दो योग्यताएं होती हैं, संगठन और अनुकूलन। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बिंदु था। तो जो भी बिंदु मैंने बताए हैं आपको वो सब क्या है? आए हुए पर्सन है। लॉरेंट ल्यूशिन जैकलिन पेस ने प्रयोग किया। विकास के 3 पक्ष बताए: जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। इन तीनों में अंतः क्रिया के फलस्वरूप जो है बच्चे का विकास होता है। लेकिन स्कीमा इन तीनों में क्या स्थापित करती है? समन्वय स्थापित करती है। तो ये देख लीजिएगा सर। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सही हुए हैं। 21 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 28 टेस्ट में से अगला टेस्ट कब होगा बता दिया जाएगा। अधिगम टॉपिक का अगला टेस्ट होगा। मैं थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम जो है वो कम कर रहा हूँ ताकि ये बच्चे जो हैं वो अनावश्यक के बीच में रेज हैंड करते हैं, ये नहीं आए। ओके, ठीक है। 17 सही हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। बोरिंग की परिभाषा बताओ। बोरिंग की परिभाषा अधूरी है। बोरिंग की परिभाषा में केवल इतिहास की बात की गई है। ये पूरी परिभाषा एबिंगहॉस की है। बोरिंग की परिभाषा और एबिंगहॉस की परिभाषा में बहुत अंतर, याद रखना। अब आप लोग छोटी से परिभाषा का एक बिंदु को लेकर आप बैठ गए, सर बोरिंग ने भी तो कहा है। बोरिंग ने क्या कहा है? पढ़िएगा, पूरी परिभाषा पढ़िएगा। बोरिंग और एबिंगहॉस में दिन रात का अंतर है। एबिंगहॉस की परिभाषा जो अपने आपके कल आज टेस्ट में आई है वो कंप्लीट परिभाषा एबिंगहॉस की है। बोरिंग तो केवल उसका एक पार्ट विशेष की बात करता है। अब जिन्होंने नहीं दिया उसका कोई इलाज नहीं है। 16 सही में तो कम हुए हैं। आपको फर्स्ट यूनिट मैंने कहा था कि फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करो, इसलिए मैंने कहा था अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये आए हुए पर्सन है सबके सब। ये जो टेस्ट है एक प्रकार से इसमें आए हुए पर्सन ही मैंने डाले हैं स्पेशली, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है। अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आप लोग, ठीक है ना। यदि आप 15 से नीचे हैं, 15 हैं, ठीक है ना, तो 20 से नीचे नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यदि आपने क्लास कंप्लीटली पढ़ा है, सब चीजें देखी हैं, तो उसके बाद 20 प्लस होना चाहिए, वरना आपको टॉपिक आपको बार बार आप देखें उसको, ठीक है ना।
21 सही हुए हैं। मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या? नहीं, एक बच्चे ने कहा दिखाई नहीं। सर चॉइस ध्यान दीजिए मेरे स्कोर पे। ठीक है, चॉइस तो बढ़िया स्कोर है, चॉइस अच्छा है। बुक तो अपने वाली किताब से ही था लगभग, अपनी किताब को ही, क्योंकि अपनी किताब से तो बेटर मैं मानता ही नहीं कि सब कुछ डाल रखा उसमें, तो फिर उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जीन पियाजे की मैं शुरुआत करूंगा। हाँ सर दिख रहे हो, चलो ठीक है। जीन पियाजे की मैं शुरुआत करूंगा। जीन पियाजे में मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, स्कीमा बता दिया था कि मानसिक क्रियाओं का एक खंड है, बौद्धिक क्रियाओं का खंड है, ठीक है। उसके बाद हमने अनुकूलन के 3 पार्ट पढ़े थे। एसिमिलेशन यानी पूर्व ज्ञान की सहायता से नवीन समस्याओं का समाधान करना, फिर समंजन, पूर्व ज्ञान में आंशिक परिवर्तन करना, चेंज करना, और तीसरा इक्विलिब्रेशन, ठीक है, संतुलीकरण, साम्य धारण, जिसमें आत्मीकरण और समंजन में अपन संतुलन स्थापित करते हैं। अब इसने क्या किया है कि पूरे विकास को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं और उन अवस्थाओं की विशेषता कैसे है? वैसे तो अपने जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं उनमें कंप्लीटली मैंने इसका जिक्र कर रखा है, कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वहां भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से आपकी चर्चा हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो मैं चारों अवस्थाओं की चर्चा करूंगा जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। चारों अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं की विशेषता क्या है, इसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। जीन पियाजे अगले टेस्ट में बेस्ट करेंगे, ओके थैंक यू, ठीक है। तो पियाजे की, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और इन अवस्थाओं में जो पहली अवस्था हमारे सामने है वो है संवेदी गामक, ठीक है। अब एक एक चीज आराम से पढ़नी है। संवेदी गामक, संवेदी गामक को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। ये संवेदी गामक को अपन बोलेंगे, याद रखना। क्या बोलेंगे? संवेदी गामक को अपन सेंसोरी मोटर स्टेज इसको बोलेंगे, और इसका जो कार्यकाल है वो 0 से 2 वर्ष है। यदि आप प्रारंभिक एग्जाम्स देखोगे, शुरुआती एग्जाम पेपर देखोगे, तो आपको लगेगा कि जो शुरुआती प्रश्न पूछे गए वो केवल इस लेवल पे पूछे गए कि सेंसोरी मोटर स्टेज का कार्यकाल क्या है, ठीक है, या पहली अवस्था कौन सी है। तो प्रारंभिक जब एग्जाम आरपीएससी के देखोगे तो वहां प्रश्न इजी पूछे गए, और धीरे धीरे एग्जाम का लेवल बढ़ता गया है, तो वहां आपसे डीपली प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो आपको इस अवस्था को कंप्लीटली समझना है। एक एक विशेषताओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको बता दूंगा कि महत्वपूर्ण है। संवेदी गामक, सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है, संवेदी प्लस गामक। संवेदी गामक का मतलब क्या है? संवेदी का मतलब संवेदना। संवेदना कौन सी? दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। और गामक का मतलब क्या होता है? मोटर स्किल्स, शारीरिक क्रियाएं, वस्तु को पकड़ रहा है, फेंक रहा है, छू रहा है, इनके माध्यम से बच्चा लर्न करना सीखेगा। तो संवेदी गामक अवस्था का पहली विशेषता आपको यह समझनी है कि 2 साल का बच्चा कौन सी मानसिक क्रिया करता है, या 2 साल का बच्चा कौन सी मानसिक क्रिया नहीं करता है, यह समझना है। तो 0 से 2 साल का बच्चा कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं कर रहा है, तो 0 से 2 साल का बच्चा क्या करेगा कि सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो संवेदना के माध्यम से सीखता है, वो गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। तो पहली विशेषता यही है कि इस अवस्था में बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा? संवेदना और गामक क्रिया, यानी शारीरिक क्रिया। संवेदना, गामक क्रिया ऑब्लिक शारीरिक क्रिया के माध्यम से सीखेगा। तो पहली विशेषता यही होगी जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखनी है, किस अवस्था में बच्चे के सीखने का माध्यम संवेदनाएं होती हैं, या किस अवस्था में बच्चा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से स्पेशली लर्न करता है। तो आपको दिमाग में रखना है, संवेदना और गामक क्रिया या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु को पकड़ेगा, छुएगा, फेंक देगा, ये सब क्या है? उसकी शारीरिक क्रिया है। क्या है? शारीरिक क्रिया है। और इसके आधार पर अपन उसकी बुद्धि का अनुमान लगाते हैं कि बच्चा खेल रहा है, तो खेलते समय वो कौन सी शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, कि वो उसके हाथ से दूर एक खिलौना पड़ गया, तो उस खिलौने को खींचेगा कैसे? वो अपनी बेडशीट को पकड़ के खींच रहा है, तो ये उसकी मानसिक क्रिया है। इससे आइडिया लगेगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है। देखिए, तो इन चीजों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास कैसा हो रहा है। ओके, दूसरी विशेषता, बच्चा क्रिया और परिणाम में संबंध स्थापित करेगा। किसमें संबंध स्थापित करेगा? क्रिया व परिणाम में। अब ये आया हुआ नहीं है, जैसे ये तो आया हुआ है, ये आया हुआ नहीं है क्रिया परिणाम में संबंध स्थापित करेगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना है क्रिया और परिणाम में संबंध स्थापित करना। क्रिया परिणाम में संबंध स्थापित करने का मतलब क्या है? कि कार्य करेगा, उसका रिजल्ट देखेगा, और फिर देखेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं सही कि नहीं है, और गलत है तो कैसे गलत है। आपने कई बार देखा होगा, छोटा बच्चा है, जब वो कांच का गिलास तोड़ता है तो वो रोता है, ठीक है, और जब वो एक प्रकार से स्टील का गिलास फेंकता है तो वो बड़ा हंसता है, यानी उसे पता है कि मैंने गलती कर दी,
और स्टील ग्लास में पता है कि नहीं फूटा, गलती नहीं की, तो क्रिया करेगा, उसका परिणाम देखेगा, परिणाम कैसा आया, फिर वो रिजल्ट निकालेगा कि इन चीजों से मुझे बचना चाहिए, ये चीज ऐसे टूटती है तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो क्रिया और परिणाम में क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तीसरा, वातावरण से अपने आप को अलग समझना, इन्वायरमेंट से अपने आप को अलग समझना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये समझता है कि मैं सबसे अलग हूं, ये जो दूसरे बच्चे हैं वो तो कहीं और से आए हैं और मैं कहीं और से आया हूं, तो अपने आप को दूसरों से डिफरेंट मानना, वातावरण से अलग समझना, ठीक है ना, ये साथ साथ लिखते जाना, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है वातावरण से अलग समझना। चौथा, व्यवहारिक बुद्धि का अभाव, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बच्चे में नहीं पाई जाती। व्यवहारिक बुद्धि जानते हैं, मतलब एक नॉर्मली बच्चे को आप समझाओगे कि बेटा ये चीज ऐसे होती है, तो वो नहीं समझेगा 0 से 2 वर्ष का। लेकिन जब आप वो बच्चा बड़ा होगा और आप कहोगे बेटा ये चीज ऐसे होती है, जैसे पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, तो वहां बच्चा प्रैक्टिकल बन जाता है, वो समझेगा। तो व्यवहारिक बुद्धि का भाव कहां पाया जाता है, 0 से 2 वर्ष में व्यवहारिक बुद्धि बच्चे में नहीं पाई जाती। अब ये 4 विशेषताएं मैंने लिखाई, इन चारों विशेषताओं में आपको स्पेशली एक विशेषता जरूर देख के जानी है, किस अवस्था में बच्चा संवेदना और गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। आपका उत्तर होगा 0 से 2 वर्ष में बच्चा संवेदना और गामक क्रियाओं के माध्यम से। बाकी इनको नॉर्मली देखना है, बाकी को क्या देखना है, नॉर्मली देखना है, क्रिया परिणाम में संबंध स्थापित करना, वातावरण से अपने आप को अलग समझना और व्यवहारिक बुद्धि का क्या होना, अभाव होना। अब आगे देखिए, ये तो 4 विशेषताएं होगी, ठीक है। 4 विशेषता के बाद 5वीं विशेषता आप देखेंगे वस्तु स्थायित्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना। अब जिन बच्चों को लगता है सर हमें स्मार्ट शॉर्ट स्वीट पढ़ना है, वो शॉर्ट स्वीट पढ़ना है, तो इसको देख के जाएंगे वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रवृत्ति क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रवृत्ति, ये आपको स्पेशली याद रखना है कि साहब वस्तु स्थायित्व है या ऑब्जेक्ट परमानेंस किसको बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, और आज तक आप जितने भी पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार इतने सारे प्रश्न किसी एक विशेषता पे प्रश्न पूछ सकता क्या, किसी एक विशेषता विशेष पे, और इतने सारे प्रश्न होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना, ठीक है ना। तो वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो किस अवस्था में पाया जाता है, 0 से 2 वर्ष में। और वस्तु स्थायित्व का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या, आपको ये समझना है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व को अपन इस रूप में समझ सकते हैं, देखिएगा। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये है कि छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, जब तक वो 10 से 12 महीने तक होता है तो अपन क्या करते हैं, उसके सामने से कोई भी वस्तु उठा ली, जैसे उसने मोबाइल लिया, तो जैसे मोबाइल लिया तो आप उसके हाथ से मोबाइल छीनोगे, बेटा मोबाइल ले लिया, मेरे को दिखा मोबाइल, ठीक है ना। आप उसके हाथ से मोबाइल छीनोगे और मोबाइल छीन के कहोगे बेटा देख ऊपर देख, वो देख कबूतर ले गया, और बच्चा ऊपर देखता है कबूतर उड़ता हुआ दिखता है, अरे यार बहुत जल्दी ले गए, ठीक है ना, वो उसको मान लेगा। कभी जब भी वो चीज लेता है, कभी कहते हैं चिड़िया ले गई, कभी कहते हैं कबूतर ले गया, कभी कहते हैं बिल्ली ले गई, बच्चा सोचता है यार ले गया होगा। लेकिन जैसे ही वो 18 से 24 माह का होता है, कितना होता है, 18 से 24 माह के मध्य होगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा, वस्तु स्थायित्व आएगा, कि आप उसे कहोगे बेटा देख वो बिल्ली ले गई, वो कबूतर ले गया, तो वो आपकी शक्ल की तरफ देखेगा, यार पापा रहने दो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति है, जो बच्चे में कहां आती है, 18 से 24 माह के मध्य आती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की विशेषता जीन पियाजे ने कौन सी अवस्था में बताई है, संवेदी गामक अवस्था में बताई। कौन सी अवस्था बताइए, संवेदी गामक अवस्था में बताइए, इसको जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है संवेदी गामक अवस्था की, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ओके, क्लियर है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्लियर है। 2 विशेषताएं याद रखना, संवेदना गामक क्रिया और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जरूर देखना है। इसके अलावा और विशेषताएं कौन सी इंपॉर्टेंट है संवेदी गामक अवस्था में, देखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है 6-7 नंबर पे, बालक में स्मृति, अनुकरण, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, स्मृति, अनुकरण, ध्यान और जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास। यानी कि बच्चे में स्मृति, मेमोरी, आप उसको नाम से बुलाओगे तो वो अपनी गर्दन हिलाएगा, ये मेमोरी है। आप टीवी चलाओगे, लाइट जलाओगे तो ध्यान देगा, वो आप जैसे कर रहे हो उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और जिज्ञासा, वो हर चीज पे पूछने की कोशिश करेगा ये क्या है, बोल नहीं पा रहा तो आंखों से पूछने की कोशिश करेगा ये चीज क्या है। तो उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति का, स्मृति का, अनुकरण का और ध्यान का प्रारंभ शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, प्रारंभ यहां से शुरू हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो स्मृति, अनुकरण, ध्यान और जिज्ञासा प्रारंभ, ये आपके उसमें आया हुआ है सीटेट एग्जाम में। और एक अंतिम विशेषता जो आपको याद रखनी है 8 नंबर पे, सहज क्रिया। कौन सी क्रिया,
सहज क्रिया, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज का प्रारंभ बच्चे में कौन सी अवस्था में होता है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी, सहज क्रियाएं कौन सी होती हैं? चूसना, हंसना, रोना, ये सब हमारी कौन सी है? सहज क्रियाएं। तो बच्चे में सहज क्रियाओं का प्रारंभ कौन सी अवस्था में होता है? संवेदीगामक अवस्था में होता है। तो मैंने 4 विशेषताएं बताई हैं जो एग्जाम में आ गई। कम से कम वो तो जरूर देखनी है, पूरी देखो या न देखो, लेकिन 4 विशेषता कम से कम आपको जरूर देख के जानी है। कौन कौन सी? संवेदना और गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखना। नंबर 2, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुकरण, ध्यान, जिज्ञासा प्रवृत्ति का प्रारंभ, और सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। ओके ओके, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन इसको और डीपली जाना चाहें कि सर इस बिंदु को अपन और डीपली जाना चाहें। आरपीसी अकॉर्डिंग आप इतना पढ़ लो, बहुत है। अब क्या किया है इसने, जीन पियाजे ने इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांट दिया। कितनी अवस्था में बांट दिया? 6 उप अवस्थाओं में। तो यदि आपको और डीपली पढ़ना है तो इसको पढ़िए, ठीक है ना। बाकी आप इतना देख लोगे बहुत है, ठीक है ना, इतना देख लोगे बहुत है कि संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदना गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखना, और दूसरा आपको ये तीनों विशेषताएं, स्मृति, अनुकरण, ध्यान, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और सहज क्रियाएं। अब थोड़ा सा इसको अपन डीपली पढ़ेंगे। डीपली इसलिए पढ़ेंगे पर रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम का लेवल और अच्छा पाया जाएगा। अब तक जो हमने आरपीसी का ट्रेंड देखा है, तो इसने क्या किया है, संवेदी गामक अवस्थाओं को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में? 6 उप अवस्थाओं में। तो इसकी 6 उप अवस्थाएं हैं। आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, केवल नाम देखना है कि साहब 6 उप अवस्थाएं कौन सी हैं। केवल इनके नाम देख लेना कि 6 उप अवस्थाएं कौन सी, याद रखना, ठीक है। कौन कौन सी हैं? पहली है सहज प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था, सहज प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। पहला पार्ट है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। 0 से 30 दिन इसका कार्यकाल होता है। आप इतना याद रखना कि सहज प्रतिवर्त क्रिया अवस्था जो 1 महीने का बच्चा होता है, और वो स्पेशली कौन सी क्रिया करता है? चूसना। क्या करता है? चूसना। मतलब एक ही नाम याद रखना है, तो लिख लें इसको 6 उप अवस्थाओं में अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इसको प्रतिवर्त बोल दो। प्रतिवर्त या सहज का मतलब एक ही होता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जन्म से 30 दिन तक इसका कार्यकाल होता है। कितना? जन्म से 30 दिन तक इसका कार्यकाल होता है। चूसना, ठीक है, चूसना लिख लिया, चूसना सहज प्रतिवर्त क्रिया। सब नाम देख लेना कि चूसना एक पहली क्रिया इसकी ही होती है। बच्चा सबसे पहले शुरुआत चूसने से करता है, ठीक है। दूसरी अवस्था इसने डिवाइड की है प्रमुख वर्ताकार, प्रमुख वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया, प्रमुख वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया। दूसरा पार्ट इसने डिवाइड किया है, ये 1 से लेके 4 माह का बच्चा होता है। कितने माह का बच्चा? 4 माह का। अब आपके दिमाग में वर्ताकार, वर्ताकार मतलब सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट करना। प्रतिवर्त का मतलब तो होगा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। प्रतिवर्त तो क्या है? रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। तो प्रमुख प्राइमरी सर्कुलर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज मतलब कि वो जो सहज क्रियाएं हैं, चाहे वो चूसना है, चाहे हंसना रोना है, उनको बार बार दोहराएगा। इसलिए इसको नाम क्या नाम दिया है? प्रमुख वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया। मतलब उन क्रियाओं को बार बार करेगा। कब? 1 से 4 माह तक। तो केवल नाम याद रखने। सहज प्रतिवर्त में तो क्या कर रहा है? वो सिर्फ उनको मुख्य रूप से चूसने को चूसना कर रहा है, और यहां क्या कर रहा है? उन क्रियाओं को बार बार रिपीट करेगा, बार बार करेगा, ठीक है ना, बार बार उन क्रियाओं को दोहरा रहा है। यह है प्रमुख वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है। और तीसरा है गौण प्रतिवर्त क्रिया, गौण प्रतिवर्त क्रिया अवस्था, गौण प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है। गौण प्रतिवर्त क्रिया होती है 4 से 8 माह। कितनी होती है? 4 से 8 माह। भाई प्रमुख वर्ताकार प्रतिक्रिया में तो क्या होता है? प्रमुख वर्ताकार में तो वर्ताकार मतलब होता है बार बार दोहराना, रिपीट करना। और गौण प्रतिवर्त का मतलब है यहां सहज क्रियाएं गौण हो जाएंगी। यहां बच्चा वस्तु को पकड़ेगा, छुएगा, फेंकेगा, मतलब वो सहज क्रियाओं को कम कर देगा, और वो अन्य क्रियाएं जैसे वस्तु को पकड़ना, छूना, ये चीजें करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चा क्या करता है? वस्तु को पकड़ता है, ठीक है ना, फेंकता है, फेंकना है, ये सब क्रियाएं करना वो यहां पे शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो गौण प्रतिवर्त क्रिया 4 से 8 माह।
सुषमा जी क्लियर दिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कोई वैसे ही नेटवर्किंग इश्यू होगा, बाकी तो क्लियर ही है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। सर फर्स्ट यूनिट लाइव क्लास में कराओ, अरे फर्स्ट यूनिट तो वैसे करवा दी रिकॉर्डेड, फर्स्ट की तो करवा दी मैंने, फर्स्ट तो वैसे ही रहेगी जो मैंने रिकॉर्डेड करवाई, ठीक है ना। लाइव में जो टॉपिक मैंने रिकॉर्डेड डाले हैं वो लाइव में होगा, जैसे विकास वाला है, ये है, ठीक है, तो इनकी मैं लाइव कर रहा हूं। सही दिख रहा है, ये लिख लो तीनों अवस्थाओं के नाम। पहली सहज प्रतिवर्त क्रिया 0 से 30 दिन, दूसरी प्रमुख वर्तीय प्रतिवर्त क्रिया प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन, बार बार रिपीट करना, फिर गौण वर्तीय प्रतिवर्त गौण प्रतिवर्त क्रिया 4 से 8 माह, यहां वस्तु को उलटने पुलटने पे ध्यान देता है, ठीक है ना। लिख लिया, ये तीनों देख ली। चौथे नंबर पे गौण स्कीमेटा, चौथा पार्ट इसका बताया इसने, गौण स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ये होती है 8 से 12 माह तक, 8 से 12 माह तक। आप तो केवल नाम देख के जाना, आप केवल नाम देख के जाना कि साहब ये 6 उपावस्थाओं के नाम क्या, ज्यादा दिमाग मत लगाना इन पे, सिर्फ नाम देख जाना बहुत है, मैक्सिमम नाम देख के जाना है कि 6 उपावस्थाएं क्या है, ठीक है। गौण स्कीमेटा, गौण स्कीमेटा का मतलब है यहां सहज क्रियाएं नहीं करेगा, यहां बच्चा वस्तु का उद्देश्य और उसके पहुंचने के साधन में अंतर करना शुरू करेगा, यहां वो स्कीमा का सामान्यीकरण करेगा, स्कीमा क्या करेगा, सामान्यीकरण करेगा, ठीक है, वो वस्तु को खोजने की कोशिश करेगा। तो यहां लिखना चाहो तो, बाकी जरूरत नहीं है, स्कीमा का सामान्यीकरण करना, ये इसकी विशेषता है। स्कीमा का क्या करेगा, सामान्यीकरण, निष्कर्ष निकालेगा एक, ठीक है ना। वस्तु को खोजने की प्रवृत्ति, खोजने की कोशिश करेगा, एक भी खोजने की प्रवृत्ति आई नहीं है, खोजने की प्रवृत्ति यहां पाई जाएगी बच्चे में, ठीक है ना। और उद्देश्य और उसके साधन में अंतर करना, उद्देश्य और साधन में क्या करेगा, अंतर करेगा, उद्देश्य और साधन में अंतर। अब इतना आपको रटना नहीं है, आप केवल इतना देख के जाना, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था कब से कब तक होती है, 8 से 12 माह होती है। यहां बच्चा क्या करता है, स्कीमा का सामान्यीकरण करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, यहां वो वस्तु को खोजने की कोशिश करेगा, ठीक है, और यहां वो उद्देश्य क्या होता है और उद्देश्य तक जो पहुंचने का साधन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, यानी उद्देश्य और साधन को एक नहीं मानेगा, उन दोनों में डिफरेंस करना शुरू कर देगा, उद्देश्य और साधन में अंतर करना शुरू कर देगा, ये आपको याद रखना है। स्कीमा का सामान्यीकरण, खोजने की प्रवृत्ति और उद्देश्य और साधन में अंतर करना। स्कीमा क्या होती है, सोनिया जी मैंने बहुत बताया स्कीमा, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, स्कीमा मैंने बताया, स्कीमा मानसिक क्रियाओं की इकाई है, कोई भी चीज को आपकी देखने और जानने और समझने की शक्ति वो स्कीमा है। कोई भी सूचना को जब आप ग्रहण करते हैं, वो सूचनाओं का एक रूप जो है वो स्कीमा है, एक तरीका हमारा स्कीमा है। ओके, तो ये चौथी अवस्था है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। और पांचवी है तृतीय प्रतिवर्त क्रिया, तृतीय प्रतिवर्त क्रिया, तृतीय प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है ना। तृतीय वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लिख लो तृतीय प्रतिवर्त क्रिया, ठीक है ना। तृतीय वर्ताकार लिखो तो वर्ताकार लिखना, तृतीय वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया ना, तृतीय वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया ये होती है 12 से 18 माह, 12 से 18 माह। तृतीय मतलब टेरिटरी सर्कुलर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, यहां पे बच्चा क्या करता है कि प्रयास और त्रुटि विधि का प्रयोग करेगा वस्तुओं के गुणों की खोज करना। तो प्रयास और त्रुटि विधि से वस्तु के गुणों की खोज कौन से अवस्था में करेगा, 12 से 18 माह में। इसको उसने नाम दिया है तृतीय। तृतीय मतलब होता है टेरिटरी, और वर्ताकार का मतलब सर्कुलर, प्रतिवर्त का मतलब रिफ्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज रिएक्शन 12 से 18 माह, यहां क्या करेगा वो प्रयास व त्रुटि विधि से, कौन सी विधि से, प्रयास व त्रुटि विधि से गुणों की खोज करेगा। किसी खोज करेगा, गुणों की खोज करेगा। किसके गुणों की खोज, वस्तु के गुणों की खोज। यह है 12 से 18 माह, यह है 12 से 18 माह। सर स्टीमेटा, स्टीमेटा में कुछ नहीं है, स्टीमेटा का मतलब होता है स्कीमा जो होती है ना, स्कीमा, उस स्कीमा के बारे में एक निष्कर्ष सामान्यीकरण सिद्धांत बना लेना कि ये चीज ऐसे होती है, ये स्टीमेटा होती, ठीक है ना। तो कोई भी स्कीमा आपके दिमाग में सूचना है, उस सूचना के बारे में एक सिद्धांत या एक निष्कर्ष निकाल देना, इसको अपने स्टीमेटा बोलते हैं।
ओके, तृतीय प्रतिवर्त क्रिया में कुछ नहीं कर रहा है वो, प्रयास और त्रुटि विधि से वस्तु गुणों की खोज करेगा। 12 से 18 माह तक होती है। और अंतिम जो इसका पार्ट बताया इसने, वो बताया है छठा, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की अवस्था। मानसिक संयोग, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। नए साधनों की खोज की अवस्था। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यह होती है 18 से 24 माह। ये कितनी होती है? 18 से 24 माह। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यानी 18 से 24 माह में बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति होती है? वस्तु स्थायित्व है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि यहां बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस। कौन सी प्रवृत्ति? ऑब्जेक्ट परमानेंस यहां पे पाई जाती है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 माह। सुमित जी, कोशिश रहेगी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी जीके वाला पेपर करवाने की हमारी टीम के द्वारा, कंप्लीट टीम के द्वारा, ठीक है ना। जैसे ज्योग्राफी का एक बढ़िया एक्सपर्ट से करवाना, राज व्यवस्था का बढ़िया एक्सपर्ट से करवाना, मतलब मैं जो करवाऊंगा ना, वो आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि वो बहुत टॉप पर टीचर होंगे। टॉप मतलब जो एग्जाम पैटर्न से जुड़े हुए लोग होंगे, ठीक है ना। आप दुनिया के बड़े से बड़े राजस्थान में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना, लेकिन मैं जब किसी पार्ट को करवाऊंगा अपने ऐप के ऊपर, तो ये याद रखना कि वो जो चीजें होंगी, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो राजव्यवस्था की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, वो सबसे बेहतरीन होंगी। बस प्रयास ये है कि सबसे बेहतरीन में उन चीजों को कलेक्शन और उनका एक साथ मिला के वीडियो कैसे वो कोर्स तैयार करे, प्रयास रहेगा। करवाऊंगा, वो गजब करवाऊंगा, याद रखना, आप टेंशन नहीं लें। स्कूल मैनेजमेंट तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। और हिस्ट्री वाला पार्ट, ज्योग्राफी वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट, इन पे मेरे प्रयास है कि बेस्ट टीम को लेकर हम काम करें, बेस्ट टीम, क्योंकि ये सबसे बड़े स्कोर है। इंग्लिश वाला पार्ट ये नॉर्मली ये बच्चों को नहीं आता, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उस पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करवा देना कि वो बच्चा भीड़ से अलग हो जाए। तो ये देख लेना 6 उप अवस्थाएं, ठीक है, क्लियर है इनको। ये पहली अवस्था अपनी कंप्लीट होगी, सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। इनको आप यूं दोबारा देख सकते हैं, देखना चाहें तो, कि 6 उप अवस्थाएं: सहज प्रतिवर्त क्रिया 0 से 30 दिन, प्रमुख वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया यानी बार बार दोहराएगा 1 से 4 माह, गौण प्रतिवर्त क्रिया यहां सहज क्रियाएं कम कर देगा, वस्तु को पकड़ेगा, छुएगा, फेंकेगा, ठीक है, ये 4 से 8 माह। और गौण स्कीमेटा, यहां बच्चा स्कीमा का सामान्यीकरण करेगा, खोजने की प्रवृत्ति बच्चे में रहेगी, उद्देश्य और साधन में अंतर करेगा। और तृतीय वर्ताकार प्रतिवर्त क्रिया प्रयास त्रुटि विधि से वस्तु गुण की खोज करेगा। और मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 माह, वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति। ये देख लीजिएगा। तो सर हिंदी भी गजब करवा दो, कोशिश ये रहेगी हर चीज गजब करवानी, प्रयास तो ये रहे। करवाऊंगा तो गजब ही करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा ही नहीं। करवाएंगे तो भीड़ से अलग करवाएंगे, राजस्थान में वो चीज नहीं मिले। वो टीचर जो पढ़ाए वो ऐसा लगे कि यार पढ़ा नहीं रहा है, ये तो समा रहा है मेरे अंदर, ये फीलिंग आनी चाहिए। ओके, ये पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था हो गई। नेक्स्ट दूसरी अवस्था की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक को अपन क्या बोलेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 2 से 7 वर्ष। क्या होगी? 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं करता है, वो आपके दिमाग में कंप्लीटली आ जाना चाहिए। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं करेगा हमें पता होना चाहिए। तो 2 से 7 वर्ष पे बहुत प्रश्न पूछे गए, स्पेशली यदि आप रीट और सीटेट के एक पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, ठीक है, कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, बहुत प्रश्न पूछे गए, इनको बहुत अच्छे से देखना। ओके, देखिएगा। हाँ, पहली
कुछ विशेषताएं कॉमन लिखा रहा हूं, उसके बाद इसका दो पार्टों में अपन डिवाइडेशन करेंगे, ठीक। कॉमन विशेषताएं कौन सी हैं? एक तो इस अवस्था में बच्चे में मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास, ठीक है। कौन सी भाषा का? ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है। तो किस अवस्था में बच्चे में मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है? 2 से 7 वर्ष में, ठीक है। 2 नंबर पे सूचकता का विकास। अब सूचकता क्या समझते हैं? सूचकता मतलब है संकेत और चिन्ह के माध्यम से समझना, ठीक है ना, संकेतों के माध्यम से और चिन्ह के माध्यम से, ठीक है ना, इसके माध्यम से वो हर चीज को समझेगा और हर चीज को व्यक्त करेगा। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास, सूचकता यानी संकेत और चिन्ह के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना, और तीसरा नाटक, खेल, नाटक या अभिनय, ठीक है ना, अभिनय की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। खेल, नाटक, अभिनय की प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कहां पे होगा बच्चे में? यहां पे होगा। ये तीनों विशेषताएं कॉमन है, लिख लें एक बार। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है, ओरल लैंग्वेज, ठीक है ना, मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास लिख लें। सूचकता, सूचकता मतलब होता है सिग्निफिशियल, सिग्निफिशियल का मतलब क्या होता है कि संकेत और चिन्ह का प्रयोग करेगा वो। किसका प्रयोग करेगा? संकेत और चिन्ह का। और खेल, नाटक, अभिनय करना, खेल, नाटक और अभिनय करना, खेल, नाटक और अभिनय करना, ठीक है ना, इनका सबसे अधिक प्रयोग करेगा। ये देख लेना, ये तो नॉर्मल विशेषता है। क्या है? नॉर्मल विशेषताएं। मौखिक भाषा का विकास, सूचकता, संकेत, चिन्ह, खेल, नाटक, अभिनय। अब मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करवा रहा हूं। इसको अपन 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितनों पार्टों में डिवाइड करते हैं? इसको अपन 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो कॉमन विशेषताएं, तो क्या है? कॉमन विशेषताएं, ठीक है। 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो इसको बोलते हैं अपन आत्म केंद्रित, प्राक संप्रत्यात्मक, प्राक संप्रत्यात्मक, प्राक संप्रत्यात्मक। प्राक संप्रत्यात्मक मतलब प्री कॉन्सेप्चुअल, लिख लें मेरे साथ साथ, प्री कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका होता है अंतः प्रज्ञात्मक, अंतः प्रज्ञात्मक। अंतः प्रज्ञात्मक बोलोगे इंट्यूटिव, INTUTIV, ठीक है ना, इंट्यूटिव, अंतः प्रज्ञात्मक, लिख लें। ठीक है ना, IN यार इसका सही नहीं लग रहा मेरे को, INTU, आई आएगा पहले, TUITIV, हाँ आई पहले, टी के पहले भी आई हो, टी के बाद भी आई है, INTUITIV, अंतः प्रज्ञात्मक। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं आपके। रीट यदि आपने 2018 का पेपर देखा हो तो रीट 18 में सिर्फ ये हेडलाइन पूछी थी, अंतः प्रज्ञात्मक किसे कहा जाता है, कौन से वर्ष की विशेषता है, और प्राक संप्रत्यात्मक मतलब इगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित। तो ये इस अवस्था को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है प्री कॉन्सेप्चुअल और एक है अंतः प्रज्ञात्मक। अंतः प्रज्ञात्मक मतलब होता है बच्चे में सहज चिंतन, साधारण मानसिक क्रियाएं करना, ठीक है। अब इनकी जो मूल विशेषता है उनके प्रश्न भी पूछा जाता है, इन दोनों अवस्थाओं में कमियां क्या पाई जाती हैं, उन पे बहुत प्रश्न पूछे गए। तो यहां मैं जो ये करवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे अधिक प्रश्न यहां से पूछे गए। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। जो ये प्री कॉन्सेप्चुअल है इसको तो अपन क्या मानते हैं, 2 से 4 वर्ष। कितना पार्ट डिवाइड करते हैं? 2 से 4 वर्ष। और ये जो पार्ट है ये क्या है? 4 से 7 वर्ष। ये 2 से 4 वर्ष का बच्चा इसमें आएगा और इसमें क्या आएगा? 4 से 7 वर्ष का बच्चा। तो 2 से 4 वर्ष का बच्चा तो आएगा प्री कॉन्सेप्चुअल में, ठीक है, और 4 से 7 वर्ष का बच्चा आएगा अंतः प्रज्ञात्मक। किसमें आएगा? अंतः प्रज्ञात्मक। इनको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहली विशेषता जो आपको समझनी है वो समझनी है, 1 नंबर पे हेडलाइन क्या डाल लो? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। कितने साल का बच्चा आएगा? 2 से 4 वर्ष का। और पहली विशेषता है आत्म केंद्रित, लिखो आत्म केंद्रित, ये पहली है। आत्म केंद्रित का मतलब क्या होता है? आत्म केंद्रित सोच या आत्म केंद्रित दृष्टिकोण लिख सकते हैं। इगोसेंट्रिज्म, इगोसेंट्रिज्म क्या है साहब, इसको समझिएगा। पहली विशेषता यही है, आत्म केंद्रित सोच, इगोसेंट्रिज्म किसको बोलते हैं? बहुत प्रश्न है। आत्म केंद्रित या इगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं कि मेरे दृष्टिकोण में मेरे ही विचार सही है, बाकी दुनिया गलत है, बाकी दुनिया बकवास है, गलत है, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, बाकी सब बकवास है। अहम केंद्रित सोच, इगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि अपने ही विचारों को सही मानना, बाकी के विचारों को सही नहीं मानना,
कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं वही सही है, बाकी दुनिया बकवास है। अब इस पे इतने प्रश्न आए, मेरी ही सोच सही है, मेरा ही दृष्टिकोण सही है। इस पे अभी स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया था कि 3 पर्वतों की समस्या का संबंध किससे है? तो 3 पर्वतों की समस्या का संबंध आत्म केंद्रित सोच से है। यानी एक बच्ची को इसने प्रयोग किया, खुद की बच्ची पे, और खुद की बच्ची पे इसने क्या प्रयोग किया कि 3 पर्वत है। क्या है? 3 पर्वत है, और तीनों पर्वत पे किसी एक पे क्रोश है, एक पे एक झोपड़ी सी बनी हुई है, मकान सा, और एक पे एक बर्फ सी पड़ी हुई है। उसने इन तीनों पर्वतों को दिखाया उस बच्ची को और पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्ची ने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की। उसने कहा कि मैं जो देख रही हूं वही सही है। आप कहोगे बेटा ये चीज ऐसे नहीं है, तो कहेगी नहीं, मैं जो देख रही हूं वही सही है। ये आत्म केंद्रित सोच है, यानी अपने ही दृष्टिकोण को सही मानना, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं मानना, ये आत्म केंद्रित सोच है। तो लिखना चाहो तो लिख लो, इगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित सोच, स्वयं के दृष्टिकोण को सही समझना। लिख लो, स्वयं के दृष्टिकोण को सही समझना, स्वयं के दृष्टिकोण को क्या समझना? सही समझना। इस पे 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। स्वयं के दृष्टिकोण को सही समझना, इस पे 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। आत्म केंद्रित सोच 2 से 4 वर्ष में बच्चे में पाई जाती है। ईगोसेंट्रिज्म, इस पे 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया गया। यानी लड़की को 3 पर्वत दिखाए गए और उसने कहा कि मैं जो सोच रही हूं, मैं जो देख रही हूं वही सत्य है, बाकी सही नहीं। और दूसरी विशेषता लिखना आप, अहम भाव। दूसरी विशेषता क्या है यहां पे? अहम भाव। अहम भाव का मतलब क्या है? अहम भाव का मतलब यहां अलग रूप में लिया गया है। अहम भाव का मतलब है कि बच्चे को 2 से 4 वर्ष में लगता है कि कोई वस्तु इसका पीछा कर रही है। ठीक है ना? आपने कई बार देखा होगा, हम छोटे जब थे 2 से 4 वर्ष में, तो हमें ऊपर देखते थे बादल, और बादल को देखने के बाद हम थोड़ा चलते थे, तो हमें लगता था कि यार ये बादल मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं रुक जाता हूं तो बादल रुक जाता है, मैं चलता हूं तो बादल मेरे साथ चलता है। तो मेरे साथ बादल चल रहा है, मेरे साथ बादल रुक रहा है, ये क्या है? ये अहम भाव, यानी वस्तुएं मेरा पीछा कर रही हैं। ये 2013 थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया था, तो लिख लें, जैसे वस्तु मेरा पीछा कर रही है। ठीक है ना? जैसे वस्तु मेरा क्या कर रही है? पीछा कर रही है। ये सब क्या है? ये अहम भाव है। लिख लें, जैसे वस्तु मेरा पीछा कर रही है, जैसे वस्तु मेरा पीछा कर रही है, इसको अहम भाव बोले। जैसे वस्तु मेरा पीछा कर रही है, क्या है? अहम भाव। लिख लिया, वस्तु मेरा पीछा कर रही है, अहम भाव, ईगोसेंट्रिज्म। अहम भाव इसी का पार्ट है, आत्म केंद्रित सोच का, कि जैसे बादल मेरा पीछा कर रहा है, परछाई मेरा पीछा कर रही है। तो दोनों विशेषता इंपॉर्टेंट है, आत्म केंद्रित सोच और अहम भाव। ठीक है। तीसरी विशेषता की मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे मैं 3 नंबर पे 3 नंबर पे चर्चा कर रहा हूं। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, इधर वाले को, अंतः प्रज्ञात्मक को। ठीक है ना? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था की विशेषताओं का अपन चर्चा कर रहे हैं। तीसरी विशेषता इस अवस्था में है सजीववाद। क्या है? सजीववाद, एनिमिज्म। ठीक है। एनिमिज्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे वस्तु स्थायित्व पहले में इंपॉर्टेंट है, वैसे इसमें ये सजीववाद है। एनिमिज्म क्या है? सजीववाद क्या है? तो सजीववाद किसको कहते हैं अपन? एनिमिज्म किसको कहते हैं? मतलब एनिमिज्म का मतलब है बच्चा हर गतिशील वस्तु को सजीव समझता है। ये पंखा चल रहा है, सजीव है। ट्रेन चल रही है, सजीव है। ठीक है। ये मार्कर चल रहा है, सजीव है। और कई बार उन चीजों को, जैसे मान लीजिए वो दौड़ रहा है और सड़क से गिर गया, जैसे सड़क पे गिरा तो सड़क को मार रहा है, पीट रहा है सड़क को, ये एनिमिज्म है। वो भौतिक घटनाओं का मानवीकरण कर रहा है कि देखो आज सूर्य कितना उदास है, आज चंद्रमा बड़ा खुश है, आज तो तारे बड़े नाराज दिख रहे हैं, आज तो बादल बड़े क्रोधी दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसी जो बातें होती हैं वो सब एनिमिज्म है, सजीववाद है। भौतिक घटनाओं को मानव अभिप्राय से युक्त कर देना। ठीक है ना? हर गतिशील वस्तु को सजीव समझना, सड़क को गिरने पे चोट पीटना, ये सब एनिमिज्म है। ठीक है। तो सजीववाद लिख लें, सजीववाद में लिख लें, एनिमिज्म में गतिशील वस्तु को सजीव समझना, गतिशील वस्तु को सजीव समझना और भौतिक घटनाओं का मानवीकरण करना। गतिशील वस्तु को सजीव समझना और भौतिक घटनाओं का क्या करना? मानवीकरण। गतिशील वस्तु को सजीव समझना और भौतिक घटनाओं का मानवीकरण करना। गतिशील वस्तु को सजीव समझना और भौतिक घटनाओं क्या करना? मानवीकरण। ओके। जैसे बादल में, जैसे सूर्य आज नाराज है, सूर्य बड़ा उदास है, ये सब एनिमिज्म है, इस सड़क ने मुझे गिरा दिया, तो ये याद रखना। ठीक है। और चौथी विशेषता लिखना, स्वयं से बातें करना।
क्या करना, स्वयं से बातें करना। बच्चा यहां खुद से बातें करेगा, खुद से बातें करे, खिलौनों के साथ बातें करेगा। ये मम्मी है, ये पापा है, ये जयपुर आ गया, ये सवाई माधोपुर आ गया, ये भरतपुर आ गया, ये सिक्कर आ गया, झुंझुनू आ गया। तो मतलब इस प्रकार से खिलौनों के साथ बोलता रहता है। इसको कलेक्टिव मोनोलॉग की प्रवृत्ति बोलते हैं, स्वयं से बातें करना। ठीक है। और एक विशेषता और लिखना, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीकरण, ये पूरी अवस्था की 2 से 7 वर्ष की विशेषता। वैसे केंद्रीकरण ये बहुत बार आया हुआ। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ये 2 से 7 वर्ष में पूरे में ही पाई जाती है। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मतलब है बच्चा वस्तु के एक पक्ष पे ध्यान देगा। मान लीजिए बच्चे के सामने आप 2 गिलास लेके गए, ठीक है ना। क्या लेके गए, 2 गिलास, इनमें दोनों में जूस है, किनमें, दोनों में जूस है, ठीक है ना। एक ये लेके गए, एक लेके गए। तो आप कहोगे बेटा कौन सा गिलास लोगे, तो बच्चा इस गिलास को लेगा, इसको नहीं लेगा। आप कहोगे बेटा बराबर है, वो फिर भी इस गिलास को लेगा। मतलब जिस वस्तु की लंबाई ज्यादा है उसी वस्तु को छुएगा। वो ये नहीं समझेगा यार ये इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन वो नहीं समझेगा। वो तो कहेगा मैं तो इसी को लूंगा। और लड़ाई भी हो सकती है बच्चों में, 2 बच्चों में। तो केंद्रीकरण का मतलब क्या है, वस्तु के एक ही पक्ष पे ध्यान देना, दूसरे पक्ष पे ध्यान नहीं देना। इसमें बच्चे में कौन सा दोष है, केंद्रीकरण। और ये कहां पाया जाता है, 2 से 7 वर्ष में। तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहां पाई जाती है, 2 से 7 वर्ष में। इसको याद रखना है। ये 2 से 7 वर्ष के बच्चे में पाई जाएगी। मतलब बच्चा वस्तु के केवल एक ही पक्ष पे ध्यान देगा, दूसरे पक्ष पे ध्यान नहीं देता है। तो इसको भी याद रखना है। तो नॉर्मल विशेषताएं आप देख लीजिएगा। ओके, साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या, साउंड प्रॉब्लम क्या कैसे आएगी। ये तो पहली जो 2 से 4 वर्ष की विशेषताएं हैं वो तो कंप्लीटली ये हो गई हैं। अब जो 4 से 7 वर्ष की विशेषताएं वो क्या है, तो 4 से 7 वर्ष को अपन बोलते हैं अंतः प्रज्ञात्मक। क्या बोलते हैं, अंतः प्रज्ञात्मक। और अंतः प्रज्ञात्मक में आपको क्या देखना है, अंतः प्रज्ञात्मक में सिंपल सी बात याद रखनी है। एक तो बच्चा साधारण मानसिक क्रिया करेगा। कौन सी मानसिक क्रिया करेगा, साधारण मानसिक क्रिया। साधारण मानसिक क्रिया, साधारण मानसिक क्रिया मतलब जैसे जोड़ना, गुणा करना, भाग देना, इनको करना शुरू कर देगा। अंतः प्रज्ञात्मक मतलब साधारण मानसिक क्रिया करना। लेकिन वो इनके नियमों को नहीं समझ पाएगा। तो साधारण मानसिक क्रिया तो करेगा बट इनके नियमों को नहीं समझ पाएगा। तो जैसे जोड़ है, ठीक है ना, घटाना है, ठीक है, भाग देना है, ये सब वो करना शुरू कर देगा। जोड़ करना, घटाना, बाकी करना, ठीक है, ये सब क्रियाएं करेगा। लेकिन वो उनके नियम नहीं समझेगा। ये जोड़ क्यों हुआ, भाग क्यों दिया गया, इसका रिजल्ट ये क्यों आया, ये नहीं जानेगा। वो साधारण मानसिक क्रिया करेगा। ऐसे ही बच्चा सहज चिंतन, कौन सा चिंतन, सहज चिंतन, ठीक है ना, कि साधारण रूप से सोचना शुरू कर देगा, विचार करना शुरू कर देगा। एक जादुई चिंतन शब्द आता है। जादुई चिंतन क्या होता है, जादुई चिंतन क्या होता है, मैजिक में विश्वास करना कि ये चीज ये गायब हो सकती है, ये फूल से लड़की बन सकती है, इस पेन से 4 पेन बनाए जा सकते हैं। इन चीजों को मानता है, जादू में बिलीव करता है। तो ये इसकी साधारण विशेषताएं लिख लो आप, साधारण विशेषताएं लिख लो 4 से 7 वर्ष की लिख लें। साधारण मानसिक क्रियाएं करना, जैसे जोड़, गुणा, भाग, लेकिन इनके नियम को नहीं समझ पाना। साधारण मानसिक क्रिया करना जैसे जोड़, गुणा, भाग, लेकिन इनके नियम को नहीं समझ पाना। दूसरा, जादुई चिंतन और सहज चिंतन, मतलब विचार करना शुरू कर देगा। जादुई चिंतन और सहज चिंतन, या कोई भी चीज को देखकर उसके बारे में सोचना, प्रत्यक्ष चिंतन बोल सकता है। जादू चिंतन, सहज चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन। जादू चिंतन, सहज चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन, ये कहां शुरू कर देगा वो, 4 से 7 वर्ष में। तो ये तो इसकी पॉजिटिव विशेषता है, नॉर्मली याद रखना, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। अब इसकी कमियां क्या है इस अवस्था की, अंतः प्रज्ञात्मक यानी 4 से 7 वर्ष में बच्चे में कमियां क्या है ये समझना है। तो कमियों में याद रखना, उसमें जो कमियों है उन पे प्रश्न ज्यादा आते हैं। एक तो बच्चे में संरक्षण की योग्यता नहीं होती, कंजर्वेशन ये नहीं पाया जाता, वर्गीकरण नहीं पाया जाता, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण की योग्यता नहीं पाई जाती, कर्मिकता नहीं पाई जाती, मतलब वस्तुओं को सीक्वेंस में नहीं रखता है, ठीक है, पलटन नहीं कर पाता है, पलटन मतलब रिवर्सिबिलिटी, पलटन नहीं कर पाता है, पलटन नहीं कर पाता है, ठीक है, संरक्षण नहीं कर पाएगा, वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, कर्मिकता नहीं कर पाएगा, पलटन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये स्पेशली इसकी कमियां हैं। ये क्या है, कमियां हैं, इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। संरक्षण की योग्यता कौन से अवस्था में पाई जाती है, कौन से अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण मतलब क्या है कि वस्तु के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होने पर उसके आंतरिक गुण भी बदल जाता है, बच्चा ये समझता है।
2 से 7 वर्ष में, कि पानी को बर्फ में बदल दिया तो बर्फ को पानी में नहीं बदला जा सकता, ये उसके दिमाग में होता है, ठीक है ना। जबकि वो 7 से 11 में समझ लग जाएगा, वर्गीकरण नहीं कर पाएगा, वस्तुओं में संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, कर्मिकता नहीं होती है विचारों में। और पलटन, पलटन का दोष क्या होता है, अनपलटन कह सकते हो, कि बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती बच्चे में। कि मान लीजिए मेरे घर से स्कूल 5 किलोमीटर है, घर से स्कूल कितना है, 5 किलोमीटर। आप कहोगे बेटा स्कूल से तेरा घर कितनी दूर है, ये तो नहीं पता। 5 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 500 पैसे। अच्छा बता 500 पैसे बराबर कितने रुपए होते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। उल्टा नहीं कर पाएगा, विपरीतीकरण नहीं कर पाएगा, कहां, 4 से 7 वर्ष में। तो ये लिख लेना, इस अवस्था में संरक्षण नहीं कर पाना, वर्गीकरण नहीं कर पाना, कर्मिकता नहीं होती है बच्चे में। क्या नहीं होती है, कर्मिकता। सर ये मूर्त की हो जाएगी ना, प्रत्यक्ष विचार करना, मतलब वो एक चिंतन तो नहीं कहेंगे एक प्रकार से अपन, वो जो मूर्त संक्रियात्मक में होती है वो तार्किक चिंतन होता है। वो क्या होता है, तार्किक चिंतन। नार्सिज्म आत्म प्रेम होता है, वो अपन किशोर अवस्था में चर्चा करेंगे, बाल विकास से पढ़ेंगे नार्सिज्म के ऊपर, आत्म प्रेम बताऊंगा अब आगे। संरक्षण नहीं कर पाना, वर्गीकरण नहीं कर पाना, कर्मिकता नहीं कर पाना, और पलटन नहीं कर पाना, पलटन नहीं कर पाना, ये याद रखना, पलटन नहीं कर पाना, ठीक है। अब देखो जो तीसरी अवस्था है उसको याद करने में जोर ही नहीं आएगा। उसको जोर क्यों नहीं आएगा, वो इनकी जो कमियां हैं उन सबको मिलाकर वो बन गई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जोर ही नहीं आएगा अपने को। मूर्त का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट। क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कार्यकाल क्या है, 7 से 11 वर्ष। अब इस अवस्था की जितनी भी विशेषताएं हैं मूर्त संक्रियात्मक की, वो सब एग्जाम में आई है। आरपीएससी स्कूल लेक्चर में इसकी एक भी विशेषता ऐसी नहीं जो आज तक नहीं आई, मतलब सब की सब आरपीएससी में आई हुई है। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट अवस्था है, एक भी विशेषता ऐसी नहीं जो एग्जाम में नहीं आई, और जो बहुत इजी रूप में याद हो जाए। कैसे याद हो जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता तो यही है, मूर्त रूप से तार्किक चिंतन। मूर्त का मतलब समझते हैं, जो चीज मेरे सामने है उसको देखकर मैं तार्किक चिंतन कर सकता हूं। ये सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो सीधी सी विशेषता है, मूर्त रूप से तार्किक चिंतन। मूर्त रूप से तार्किक चिंतन की शुरुआत कहां होती है, 7 से 11 वर्ष में। जो चीज मेरे सामने है उसमें मैं सोचना शुरू कर दूंगा। नंबर 2, वर्गीकरण करना, वस्तुओं का वर्गीकरण कर देगा, संबंध स्थापित कर देगा, ठीक है, तुलना कर देगा, अंतर कर देगा। नंबर 3 पे कर्मिकता, कर्मिकता पाई जाएगी, सीरियस सीक्वेंसिंग आ जाएगी, विचारों में जटिलता आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। वर्ग समूहन, वस्तुओं के समूह बना देगा, वर्ग समूहन या वर्ग बंधन दोनों कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा, ठीक है। इसके अलावा संरक्षण, कंजर्वेशन की योग्यता है, दिशा ज्ञान है, मतलब सबके सब प्रश्न, दिशा नक्शे की समझ, दिशा व नक्शे की समझ, कौन सी दिशा किधर है ये सब पता चल जाएगा। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल सबका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर पे पलटन, वस्तुओं को रिवर्स कर सकता है, या विलोमीयता, पलटन या विलोमीयता दोनों पाए जाएंगे, याद रखना। विकेंद्रीकरण, वहां केंद्रीकरण था, या विकेंद्रीकरण आ जाएगा, वस्तु के हर पक्ष को समझेगा, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ देगा, ठीक है ना, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ देना, आत्म केंद्रीकरण को छोड़ देना, छोड़ देना, मतलब सब विशेषता एग्जाम में आई हुई है। जो हमने वहां कमियां थी वहां विशेषता हो गई, ठीक है। तो लिख लो, ये लिखो तो, मूर्त रूप से तार्किक चिंतन यानी वस्तु के जो सामने उसको देखकर सोचेगा, ठीक है, और वर्गीकरण करना, संबंध स्थापित करेगा, तुलना, मतलब एक भी विशेषता ऐसी नहीं जो एग्जाम में नहीं आई, सबके सब एग्जाम में आ गए, सबके सब, ठीक है। कर्मिकता मतलब वस्तुओं को एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करना, विचारों में जटिलता आ जाएगी क्योंकि तार्किकता आ गई ना। वर्ग समूहन, वस्तुओं के समूह बना देगा, वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ देगा, समूहन कर देगा, ठीक है। संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है कंजर्वेशन। क्या होता है, कंजर्वेशन, CONSERTION कंजर्वेशन, CONSERVATION कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि पानी को यदि बर्फ में बदला जा सकता है तो बर्फ को दोबारा पानी में बदला जा सकता है। मतलब वस्तु के आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, बाह्य गुणों, बाह्य वातावरण के परिवर्तन की वजह से, ठीक है ना। तो वो वस्तु वापस उसी रूप में लाई जा सकती है। दिशा और नक्शे की समझ, पलटन, विचारों में बदल देगा। 5 रुपए 500 पैसे बराबर होते हैं तो 500 पैसे 5 रुपए बराबर होते हैं, ये बता देगा बच्चा।
और विकेंद्रीकरण मतलब वो गिलास जो है उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, वो लंबाई छोटी है तो उसका जो दूसरा जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज भाग है, वो यदि बड़ा है तो बराबर हो सकता है, तो इसलिए इसको क्षैतिज डेक्कल आयु भी कहा था। कि प्रश्न आ गया क्षैतिज डेक्कल आयु किसे कहा जाता है, तो क्षैतिज डेक्कल आयु इसे कहा जाता है, ठीक है ना। क्षैतिज डेक्कल आयु किसे कहा जाता है, डेक्कल आयु, तो इसे कहा जाता है क्षैतिज डेक्कल आयु। किसको, 7 से 11 वर्ष को, क्योंकि बच्चे में यहाँ हॉरिजॉन्टल सोच आ जाएगी कि बच्चे की वस्तु की लंबाई ज्यादा है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल चीज में बढ़ोतरी करके उसको अपन बराबर रख सकते हैं, अतिपूर्तिकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें इसको क्षैतिज डेक्कल आयु भी बोल सकता है। अतिपूर्तिकरण, हाँ एकदम सही है, अतिपूर्तिकरण नैना जी एकदम सही बात है। टेस्ट करवाओ सर लाइव, कल देखते हैं, ठीक है। क्षैतिज डेक्कल आयु भी कह सकते हैं। पलटन का दोष, विलोमीयता, विचारों में उल्टा कर देगा, पलटन कर देगा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाएगी, वस्तु के हर पक्ष में ध्यान देगा, अपने आत्म केंद्रित सोच को छोड़ देगा, तो ये सब लिख लो, आत्म केंद्रित सोच को छोड़ देना, दिशाओं का ज्ञान, संरक्षण की समझ, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, कि वस्तु को पानी को बर्फ में बदल सकता है तो बर्फ को वापस पानी में बदल सकता है, ये ज्ञान संरक्षण है। लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल का ज्ञान, कोई भी वस्तु के अंदर संबंध स्थापित कर देगा, विकेंद्रीकरण कर देगा। कर्मिकता आ जाती है बच्चे में। अतिपूर्तिकरण का मतलब ये विकेंद्रीकरण, कि वस्तु की एक दिशा में कमी की पूर्ति दूसरी दिशा में कर सकते हैं, इसलिए क्षैतिज डेक्कल आयु कहा, इसको क्या कहा, क्षैतिज डेक्कल आयु। ये देख लेना जो मैंने बताया, सबके सब एग्जाम में आया प्रश्न, सबके सब एग्जाम में आया प्रश्न, इसको याद रखना। ओके, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक किसको बोलते हैं अपन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है ना। तो बात वही है, बस यहां फॉर्मल आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर्मल आ जाएगा। कार्यकाल की जब हम बात करेंगे तो देखिए कुछ किताबों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ किताबों में यहाँ 11 से दे रखा है, कुछ में 12 से दे रखा है, तो आप 11/12 से याद लिखेंगे, से 15 वर्ष, ठीक है। और इसका जो चरम होता है वो 18 से 19 वर्ष में होता है, लेकिन आप स्पेशली जो है वो 11 या 12 से 15 वर्ष जो स्पेशली वो याद रखें, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 या 12 से 15 वर्ष। तार्किकता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखना। तो अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखिएगा, कार्यकाल है 11-12 से 15 वर्ष, और ये चरम जो होता है इसका 18 से 19 वर्ष माना जाता है। ये सबसे, वैसे तो आपके यदि स्कूल लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके अधिकतर जो प्रश्न आएंगे वो इस तीसरी और चौथी अवस्था से आएंगे, स्कूल लेक्चर वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। स्कूल लेक्चर वाले बच्चों के अधिकतर प्रश्न जो आएंगे वो थर्ड और फोर्थ अवस्था से आएंगे, याद रखना। तो आपके स्पेशली मैं स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को कहूंगा कि इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो थे जरूर देख के जाए, मतलब स्कूल लेक्चर वाले बच्चे इसको भी देख जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग प्रश्न आ जाने चाहिए, क्योंकि आपकी किशोर अवस्था पे स्पेशली फोकस करेगा। तो किशोर अवस्था पे फोकस करेगा तो आपको ये देखना है, और यहां सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, मतलब 3-4 विशेषता देखनी है आपको। एक तो अमूर्त चिंतन, अब तक हमने मूर्त तार्किक चिंतन पढ़ा है, अब यहां अमूर्त तार्किक चिंतन की बात करेंगे, मतलब जो चीज मेरे सामने नहीं है वहां भी मैं सोच सकता हूं, देख सकता हूं, मैं आत्मा के ऊपर चर्चा कर सकता हूं, मैं ईश्वर के ऊपर चर्चा कर सकता हूं, जो चीज नहीं है उसकी विशेषताओं को बता सकता हूं या उन पे सोच सकता हूं, ये अमूर्त चिंतन है। तो अमूर्त चिंतन की शुरुआत 12 से 15 वर्ष में होती है, स्पेशली ये आपको याद रखना है। नंबर 2, परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता ये कहां आती है, प्रश्न बहुत बार आ रहा है। परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, परिकाल्पनिक मतलब संभावना ऐसा होगा, और निगमन का मतलब है वास्तविकता की ओर, ठीक है ना। तो निगमन का मतलब क्या समझ सकते हैं अपन, नियम से उदाहरण की ओर भी समझ सकते हैं। तो परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता यानी हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग की शुरुआत कहां होती है, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है
परिकल्पनाएं, ठीक है ना, एक प्रकार से अपन ये मानेंगे ऐसा होगा, ये संभावनाएं, और फिर उनकी जांच करेंगे निगमन के द्वारा। तो संभावना से वास्तविकता की ओर जाना, ये परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता होती है, और ये किशोर अवस्था में बच्चे में पाई जाती है। और इसके ऊपर पियाजे ने पेंडुलम की समस्या का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पेंडुलम की समस्या का प्रयोग, ये याद रखना। पेंडुलम या ढोलक, जैसे आत्म केंद्रित पे 3 पर्वत की समस्या का प्रयोग किया, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पे 9 गोलियों का प्रयोग। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पे क्या कहता है? 9 गोलियां, कि बच्चे को 9 गोलियां एक साथ इकट्ठी दिखाई और 9 गोलियां बिखरी हुई दिखाई, तो छोटे बच्चे ने बिखरी हुई गोलियों को ज्यादा बताया। ये केंद्रीकरण वाला 9 गोलियों का प्रयोग था, ठीक है ना। और ये पेंडुलम की समस्या, कि पेंडुलम को लटका दिया गया, उसको एक निश्चित धागे से छोड़ा गया ऊंचाई से, तो बच्चा जो है वो क्या अनुमान लगाता है, वो एक निष्कर्ष कैसे निकालता है, ये था पेंडुलम की समस्या का प्रयोग। तो परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता पे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी अवस्था की विशेषता है? ये किशोर अवस्था की विशेषता है। किस अवस्था है? किशोर अवस्था की। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किशोर अवस्था। जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, उन सब का विकास यहां पे हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं, उन सब का विकास हो जाएगा। कौन सी मानसिक क्रियाएं? चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान, निर्णय, विश्लेषण, संश्लेषण, आपका निष्कर्ष निकालना, आपका मौलिकता, रचनात्मकता, ठीक है, खोज करने की प्रवृत्ति, मतलब जितनी भी मानसिक क्रियाएं, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, भाषा, इन सब का सर्वोच्च विकास कहां होता है? वो यहीं पे होता है। तो ये 2 विशेषताएं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमूर्त चिंतन और परिकाल्पनिक निगमन तार्किक योग्यता। इसके अलावा जो मैंने बोला ना कि सभी मानसिक संपर्कों का विकास, तो सभी मानसिक संपर्कों का विकास का मतलब क्या है कि 12 से 15 वर्ष में सभी मानसिक संपर्क, जितने भी मानसिक संपर्कें हैं, सभी मानसिक संपर्कों का विकास यहां पे हो जाएगा। सभी मानसिक संपर्कों का विकास का मतलब क्या है? जैसे समस्या समाधान, समस्या समाधान का यहां विकास हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन पावर, निर्णय करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, मतलब जितनी भी मानसिक योग्यताएं हैं, ठीक है, अन्वेषण, कल्पना, ठीक है ना, स्मृति, मतलब इन सबका मैक्सिमम विकास, इस अधिगम स्थानांतरण, टास्क ऑफ लर्निंग, ठीक है, रचनात्मकता, रचनात्मकता, जितने भी हैं, जितने भी मानसिक शक्तियां हो सकती हैं। और एक याद रखना, परिस्थापनात्मक सोच, परिस्थापनात्मक सोच, ये इंपॉर्टेंट है। परिस्थापनात्मक सोच बोलते हैं परिपोजिशनल थॉट, परिपोजिशनल, परिपोजिशनल थॉट। परिस्थापनात्मक का मतलब होता है बिना बाह्य संसार का सहारा लिए और मूल्यांकन करना, तार्किक मूल्यांकन करना। मतलब आप बिना किसी सहायता के और फिर तार्किक मूल्यांकन करते हैं, बिना बाह्य संसार का सहारा लिए तार्किक मूल्यांकन करते हैं, इसको परिस्थापनात्मक सोच, परिपोजिशनल थॉट बोलते हैं। तो ये भी मानसिक क्रिया का विकास यहाँ हो जाता है। समस्या समाधान करेगा, निर्णय करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है, विश्लेषण करेगा, संश्लेषण करेगा, अन्वेषण करेगा, कल्पना शक्ति का अधिकतम विकास, मेमोरी का अधिकतम विकास, क्रिएटिविटी का अधिकतम विकास, ठीक है, मतलब संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संप्रेषण का अधिकतम विकास, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बच्चा करेगा, सामान्यीकरण का अधिकतम विकास हो जाएगा, जनरलाइजेशन, ठीक है ना। तो मतलब जितनी भी मानसिक क्रियाएं, उन सबका विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाएगा, विकेंद्रीकरण कंप्लीटली विकसित हो जाएगा। जितनी भी मानसिक क्रियाएं, उन सबका विकास हो जाएगा। अपसारी चिंतन, सही करा है बच्चा, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है ना, व्यवस्थित चिंतन, योजनाबद्ध चिंतन, इन सब की शुरुआत हो जाएगी। लिख लो, अपसारी चिंतन, योजनाबद्ध चिंतन, व्यवस्थित चिंतन, सबकी शुरुआत हो जाएगी। सभी मानसिक संपर्कों का विकास, मौलिकता, रचनात्मकता, अन्वेषणशीलता, अमूर्त चिंतन, क्रिएटिव चिंतन, योजनाबद्ध चिंतन, निगमन तार्किक योग्यता, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता, चिंतन में वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता का विकास, ठीक है ना, कि कौन से चिंतन में वस्तुनिष्ठता का विकास बच्चे में कहां होता है? तो वस्तुनिष्ठता यहां आ जाती है चिंतन में, सही निष्कर्ष, वस्तुनिष्ठता, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिविटी, चिंतन में वस्तुनिष्ठता का विकास यहां पे हो जाता है। तो ये सब देख के जाना। अब सारी चिंतन एकदम सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग,
परिस्थापनात्मक सोच, परिपोजिशनल थॉट, यानी बिना बाह्य संसार का सहारा लिए तार्किक मूल्यांकन करना। और इस पे रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग किया था। बच्चे के हाथ में लाल और हरे कांच के टुकड़े दिए गए थे, तो बच्चा कैसे उसका मूल्यांकन निष्कर्ष निकालता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है अलग अलग दिशा में सोचना, ठीक है ना, अलग अलग दिशा में सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अभिसारी का मतलब होता है एक सीधा उत्तर देना। तुम्हारा नाम क्या है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, अभिसारी चिंतन। अपसारी ऐसा ना होता तो क्या होता। अपसारी मतलब अलग अलग दिशा में सोचना, ठीक है। तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत था। एक याद रखना, जीन पियाजे ने निर्माण व खोज का सिद्धांत भी दिया था, कार्य क्रिया का सिद्धांत भी दिया था। निर्माण खोज का मतलब बच्चा खुद निर्माण करता है फिर खोज करता है। तो ये जीन पियाजे है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। क्षेत्रीय डेकल आयु किसे कहा है, 7 से 11 वर्षों का है। और सभी मानसिक संपर्क का विकास कहां हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। तो इनको याद रखिएगा। और ये जीन पियाजे यहाँ कंप्लीट होता है। अभिसारी चिंतन नहीं होगा क्या सर इसमें? अभिसारी तो होता ही है, अपसारी है वहां, अभिसारी तो हो ही सकता है, लेकिन अपसारी एक नई योग्यता है। अभिसारी तो स्पेशली 2 से 7 वर्ष से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और अपसारी की शुरुआत यहां होती है। जैसे मूर्त चिंतन यहां भी है और अमूर्त भी है, तो वो जो चीजें हैं वो यहां भी रहेंगी, याद रखना, ठीक है। सर नीचे क्या लिखा हुआ एक बार पेज पढ़ के बताएं। नीचे सामान्यीकरण है, विकेंद्रीकरण, पूर्णतः विकसित। विकेंद्रीकरण की शुरुआत 7 से 11 हो जाएगी, पूर्णतः विकेंद्रीकरण यहां विकसित हो जाएगा। सामान्यीकरण निष्कर्ष निकालना, संप्रेषण, अधिकतम कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी रचनात्मकता, अन्वेषण, कल्पना, स्मृति, अपसारी चिंतन, संश्लेषण, विश्लेषण, निर्णय और निष्कर्ष, समस्या समाधान। टेस्ट सीरीज चालू ही नहीं हुई। अंजना जी कैसे नहीं हुई टेस्ट सीरीज? उस नंबर पे बात करते हैं आप। टेस्ट सीरीज तो आपके कोर्स में डाला था हमने, टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में नहीं जाना आपको। आपका जो कोर्स ले रखा ना आपने, उसी में टेस्ट सीरीज का फोल्डर डाला है, उसमें टेस्ट सीरीज के फोल्डर को खोलिए आप, आपको पता नहीं चल रहा है। टेस्ट सीरीज पे आप जाके क्लिक करोगे, टेस्ट शुरू हो जाएगा। ओके, कल प्रयास रहेगा अपना, फिर से आगे वाला टॉपिक इनसाइड थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। चेतन सरिता संप्रदाय का प्रतिपादन विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं थे वहां पे। ओके, थैंक यू। टाइम फिक्स ही है, लगभग 8:30 से 9:30 मानो आप तो। ओके, 8:30 से 9:30 लगभग। कल देखते हैं टेस्ट सॉल्यूशन की चर्चा, कल कर सकते हैं अपन। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।